ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार के संवेदना जाहिर नहीं करने का मुद्दा शांत नहीं है, वो तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस ज्यादा ही संवेदनशील हो गई है इस मसले में। कल तक कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से लेकर उनके नेता और प्रवक्ता भारत सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय बोर्ड के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक अखबार में लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल। इस लेख में इतिहास की तमाम दुहाइयों के साथ सोनिया गांधी जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। जब विदेशी नेता की टारगेटेड हत्या होती है और हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता छोड़ देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इस मामले में चुप्पी तटस्थ नहीं है। सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 पैरा 4 का हवाला देते हुए कहा कि यह किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग का प्रतिबंधित करता है। ऐसी घटनाएं सामान्य कैसे हो सकती है, वो पूछ रही हैं। क्या यूएन को सिद्धांतों के संदर्भ में इस घटना पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? सोनिया गांधी के इस लेख का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए सरकार के संवेदनहीन होने पर इशारा किया है या सरकार की संवेदना नहीं जताने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह पहली मर्तबा हुआ है कि जब किसी राष्ट्र प्रमुख की दूसरे देश के हमले में मौत हो जाए तो भारत कुछ ना कहे? क्योंकि उसी से पता चलेगा ना कि भारत का क्या रुख अब से पहले तक रहा है, किस तरीके के हालात पहले रहे हैं। तो हमने जब जवाब खोजा तो पता लगा कि नहीं भैया, ये पहला मौका नहीं है। साल 2011 तारीख 20 अक्टूबर, उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख मुअम्मर गद्दाफी की नाटो ने हत्या कर दी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष और सरकार की बनाई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुअम्मर गद्दाफी की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त नहीं की थी। अब आज वही सोनिया गांधी जी लंबा सा एक आर्टिकल लिखकर मौजूदा सरकार को ठीक ऐसे ही किसी मामले पर अपनी सरकार से विपरीत स्टैंड लेने के लिए कह रही है। सवाल यह है कि क्या तब कांग्रेस की सरकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 पैरा 4 को भूल गई थी? उन्हें यह आज अचानक याद आया है या मामला वोट बैंक का है? सवाल है कि कहीं कांग्रेस को शिया वोट इसमें नहीं दिख रहे हैं, जिस वर्ग के लिए खामेनेई एक बड़े धार्मिक नेता हैं, मुअज्जिन रहबर, रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर। भारत में मुसलमानों में करीब 13% शिया आबादी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र और लद्दाख लोकसभा क्षेत्र ऐसे है जहां पर शिया समुदाय डिसाइसिव फैक्टर है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में दावा किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ही शिया समुदाय का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। उधर लद्दाख में करगिल का इलाका शिया बहुल है और इस सीट से मौजूदा सांसद मोहम्मद हनीफा निर्दलीय हैं। भारत में शिया समुदाय को प्रोग्रेसिव मुसलमानों में गिना जाता है और सियासी पंडित खामेनेई पर कांग्रेस की अग्रेसिव सियासत को इसी चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन क्या विदेश नीति को घरेलू राजनीति के लिए प्रभावित करने की कोशिश सही है? क्योंकि ईरान जिन 11 देशों को अपने हमले का शिकार बना रहा है, उनमें कौन कौन शामिल है? सऊदी अरब में भारत के 24 से 25 लाख लोग रहते हैं। यूएई में 43 लाख के करीब लोग रहते हैं। कुवैत में 10 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। कतर में 8,30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं या पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। ओमान में 7 लाख के आसपास ये संख्या बताई जा रही है भारतीयों की। कुल मिलाकर ईरान जिन अरब देशों पर अटैक कर रहा है, उनमें करीब 1 करोड़ भारतीय या तो रोजगार के लिए या फिर पढ़ाई के लिए वहां पर रहते हैं। यानी भारत और भारतीयों का इन देशों से अच्छा रिश्ता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ईरान से हमेशा हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो राजशाही रही हो, मोहम्मद रजा से लेकर खामेनेई तक,
चाहे आइडियोलॉजिकल परिवर्तन आ गया हो, हमने ईरान से हमारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ा, लेकिन ईरान से हमारा रिश्ता भावनात्मक नहीं था, हमेशा स्ट्रेटेजिक था। सांस्कृतिक नहीं था, हमेशा स्ट्रेटेजिक था। सिर्फ भारतीयों को रहने के हिसाब से ही बाकी मुल्कों के साथ खड़े रहने की बात नहीं है। ईरान के साथ तो अभी भी हिंदुस्तान खड़ा है। व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी के हिसाब से भी आपको सबको नाप तोल के चलना होगा। सिर्फ सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, इराक और बहरीन से ही भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। भारत अपने लिए जरूरी गैस का 66% हिस्सा इन्हीं 6 देशों से मंगवाता है। व्यापार के साथ ही यूएई और सऊदी अरब भारत का प्रमुख रणनीतिक साझेदार भी है और इसीलिए अरब के मौजूदा हालात पर भारत ने एकदम बैलेंस रुख अपनाते हुए अपने मित्र देशों से रिश्तों को मजबूत बनाए रखा। और कोई भी समझदार देश इस हालत में सबसे पहले अपने देश को देखता और फिर फैसला लेता, ना कि उसके वोट बैंक को देखकर फैसला लेता, ना कि कोई भावनात्मक आधार पर किसी तरह का डिसीजन लेता। रही बात भारत, ईरान और इजराइल की तुलना की, तो फैक्ट अगर मैं रखना चाहूं तो कश्मीर से लेकर तमाम मुद्दों पर खामनेई ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है, फिर भी हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। जेनोसाइड का आरोप भारत पर लगाया है, फिर भी हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। इजराइल ने हर ऐसे मुद्दे पर भारत को बगैर किसी शर्त के समर्थन दिया है, मत भूलिए। साल 2024 यही खामनेई, जिनको लेकर कांग्रेस इतना हाय तौबा मचा रही है, एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा, We cannot consider ourselves to be Muslims if we are oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza and India or any other place. हिंदी तर्जुमा क्या है? हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी बाकी स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा को समझते नहीं। किस पीड़ा की तरफ इशारा करें? खामनेई के इस पोस्ट पर तब भारत इतना नाराज हुआ था कि विदेश मंत्रालय ने ईरान को फटकार लगाते हुए बयान जारी किया था। ईरान के राजदूत को बुलाकर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। ये फैक्ट है जिसे नैतिकता के लबादे में ढकने की कोशिश न की जाए, जिसे अमेरिका और इजराइल को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी दिखाकर छुपाने की जोर आजमाइश नहीं की जानी चाहिए। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, सोनिया गांधी सहित पूरी कांग्रेस को अचानक ईरान की चिंता क्यों सताने लगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इजराइल से नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है? क्या कांग्रेस विदेश नीति के सहारे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।